Hello students, welcome back to the online classes conducted by संस्कार इंग्लिश स्कूल। सो 9th स्टैंडर्ड के हमने साइंस और टेक्नोलॉजी पार्ट 1 के ऑलरेडी 2 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं। उसमें का फर्स्ट चैप्टर था लॉज ऑफ मोशन। फर्स्ट चैप्टर दैट वी हैव कंप्लीटेड वाज द लॉज ऑफ मोशन एंड सेकंड वी हैव कंप्लीटेड रिसेंटली दैट इज द वर्क एंड एनर्जी। पहले हमने लॉज ऑफ मोशन को कंप्लीट किया, उसके बाद हमने वर्क और एनर्जी को कंप्लीट किया था। इन टूडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर थर्ड चैप्टर ऑफ द साइंस 1 दैट इज द करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हम आज हमारा थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज द करंट इलेक्ट्रिसिटी। अच्छे से हमने ये 2 चैप्टर्स लॉज ऑफ मोशन और वर्क एंड एनर्जी को कंप्लीट किया है। उनके ऊपर की टेस्ट भी हमने कंडक्ट की थी। ठीक है, so today we are going to start this new chapter that is the current electricity। ठीक है, so current electricity का जो पार्ट है आपके लिए एकदम नया नहीं है। आपने ऑलरेडी 7th स्टैंडर्ड और 8th स्टैंडर्ड में करंट के बारे में या इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुछ पढ़ा होगा, कुछ तो सुना होगा। ठीक है, अब अच्छे से देख लो। इन 7th स्टैंडर्ड यू हैव स्टडीड अबाउट द चार्जेस। यू हैव स्टडीड अबाउट दी चार्जेस। सो चार्जेस में आपने क्या पढ़ा? 2 टाइप के चार्जेस होते हैं। ठीक है, 2 टाइप के चार्जेस होते हैं। एक चार्ज को हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज और दूसरे टाइप के चार्ज को हम कहते हैं निगेटिव चार्ज। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है निगेटिव चार्ज। जैसे कि जो प्रोटॉन्स होते हैं उन पे होता है पॉजिटिव चार्ज और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फॉर एग्जाम्पल उन पे होता है निगेटिव चार्ज। हमें पता है। ठीक है, सो चार्जेस के 2 टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। ओके, सो इन चार्जेस का अब करंट इलेक्ट्रिसिटी से क्या संबंध है वो हमें पढ़ना है। अब देख लो, चार्जेस जब फ्लो होते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, लेट्स सपोज मेरे पास एक वायर है कॉपर का। मेरे पास क्या है? एक वायर है कॉपर का। इस कॉपर के वायर से सपोज करंट फ्लो हो रहा है, ऐसा मैं कह रहा हूं। इस कॉपर के वायर से क्या हो रहा है? लेट्स सपोज करंट फ्लो हो रहा है। करंट का सिंबल हम डिनोट करते हैं करंट को कैपिटल आई से। अब इस कॉपर की वायर से करंट फ्लो हो रहा है या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, यानी कि एक्चुअल में उसमें से क्या फ्लो हो रहा है। ठीक है, ठीक है, सो देख लो, किसी भी वायर से जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है ऐसा जब हम कहते हैं उसका मतलब होता है उस वायर से क्या हो रहा है? फ्लो ऑफ चार्ज। क्या हो रहा है? फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है। मतलब उसमें से पॉजिटिव या निगेटिव दोनों में से कोई तो चार्ज क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब ये जो चार्ज उस कंडक्टर से या उस वायर से फ्लो होता है वो चार्ज वहां पे आया कैसे? पहला क्वेश्चन तो बनता है, अगर वो चार्ज उस वायर से उस कॉपर की रॉड से फ्लो हो रहा है तब वो चार्ज वहां पे डेवलप कैसे हुआ, वहां पे आया कहां से? ठीक है, और दूसरा होता है उस चार्ज को फ्लो होने के लिए जो एनर्जी होनी चाहिए। हमें पता है, अब हमने वर्क और एनर्जी में पढ़ा है कि किसी भी चीज की मूवमेंट होने के लिए किसकी जरूरत होती है? उसको कुछ तो एनर्जी देनी पड़ती है, उस पर कुछ तो वर्क करना पड़ता है। सो इन दोनों का ही डिटेल में हमें डिस्कशन करना है। अब देख लो, आपको पता है कुछ सब्सटेंसेस जो होते हैं उनसे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है यानी कि करंट फ्लो होता है, और कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी जो होती है फ्लो नहीं होती है, उनमें से करंट पास नहीं होता है। ओके, अब देख लो, उनमें से कुछ एग्जांपल्स लिखेंगे। ऐसे कुछ सब्सटेंसेस है लाइक मेटल्स लाइक कॉपर। जनरली हमें पता है मेटल से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, कॉपर से फ्लो होती है। उसके बाद एग्जांपल लेंगे एल्यूमिनियम, उससे फ्लो होती है, सिल्वर से फ्लो होती है, आयरन से फ्लो होती है, एक्सेट्रा। ये जो सब्सटेंसेस यहाँ पे हमने लिखे हैं ये जो है इनमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, और जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है उन्हें हम कंडक्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडक्टर्स कहते हैं। और कुछ सब्सटेंसेस जो होते हैं उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल वुड होता है, लकड़ी से पास नहीं होती है, या प्लास्टिक होता है, या ग्लास होता है, कांच। ठीक है, सो शीशा होता है। सो इनमें से कुछ भी इलेक्ट्रिसिटी कोई पास नहीं होती। हमें पता है जो बना होता है ग्लास का या प्लास्टिक का या वुड का। सो इन्हें हम कहते हैं इंसुलेटर्स।
इन्हें हम कहते हैं इंसुलेटर्स। पहली बात याद रख लो, हम करंट फ्लो हो रहा है मतलब क्या फ्लो हो रहा है, चार्ज। उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन बाद में देखेंगे, पहले ये समझ लो। नेचर में कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं लाइक मेटल्स, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, आयरन एक्सेट्रा, इनसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है और जिनसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है उन्हें हम कंडक्टर्स कहते हैं। और कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं, वुड है, प्लास्टिक है, ग्लास है या अदर टाइप्स के फाइबर्स है, उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर्स कहते हैं। सो बेसिकली हमें देखना है कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी पास क्यों होती है और इंसुलेटर्स में ऐसा क्या नहीं होता जो कंडक्टर में होता है जिसकी वजह से उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती या फ्लो नहीं होती है। सो बेसिकली पहले वो समझ लेंगे। सो उसके लिए एक स्टेटमेंट आपको याद रखना होगा, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, करंट का फ्लो होता है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, यानी कि एक्चुअल में क्या फ्लो हो रहा है। सो एक्चुअल में फ्लो हो रहा है पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज। एक्चुअल में क्या फ्लो हो रहा है, एक्चुअल में पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज का फ्लो हो रहा है। अब देख लो, इसके लिए पहला स्टेटमेंट हमने यहां पे लिखा, फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज फ्लो करना है, कुछ भी करके उस कंडक्टर में से चार्ज फ्लो करना है, यानी कि हम कह सकते हैं उसमें से करंट फ्लो हो रहा है। अब देखो, पहले हम इसके लिए हमें एटम का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ठीक है, हमने 8th स्टैंडर्ड में एटॉमिक स्ट्रक्चर की डिफरेंट थ्योरीज पढ़ी थी। सो करंट इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से समझने के लिए हमें एटम का स्ट्रक्चर अच्छे से पता होना चाहिए। अब देख लो, एटम का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, हमने बोर्स मॉडल में पढ़ा था कि यहाँ पे सेंटर पे एक पार्ट होता है जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और प्रोटॉन्स पे चार्ज पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, और इसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। एटम का स्ट्रक्चर पढ़ना यहाँ पे क्यों जरूरी है आपको समझ में आ जाएगा। क्या होता है, एटम के सेंटर पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं जिनको प्रोटॉन्स कहते हैं, और जिनमें कोई भी चार्ज नहीं होता ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम न्यूट्रॉन्स कहते हैं। और ये जो पूरा पार्ट होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं। देख लो, एटम में एक्चुअली 3 टाइप्स के पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, उसके बाद न्यूट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होता है, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स। इन तीनों में से जो पहले 2 है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ये न्यूक्लियस में होते हैं। एटम का जो सेंटर का पार्ट होता है उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज रहता है, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, और इलेक्ट्रॉन्स पे निगेटिव चार्ज होता है, इतना हमें पता है। अब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस में, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे ऑर्बिट्स होते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे ऑर्बिट्स होते हैं। उन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते रहते हैं, उन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज कोई तो एक एटम है, उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है। सो इतना जो पोर्शन यहाँ पे है इसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, जहां प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन रहते हैं। ठीक है, सो बेसिकली न्यूक्लियस क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का घर होता है। उसके बाद ये जो ऑर्बिट्स होते हैं इसे हम फर्स्ट ऑर्बिट कहेंगे, इसे सेकंड, इसे थर्ड। अब कुछ एटम्स ऐसे होते हैं कुछ सब्सटेंस के जिनमें 2 ही ऑर्बिट होते हैं। हाइड्रोजन ऐसा एटम होता है उसमें 1 ही ऑर्बिट होता है। कुछ एटम्स ऐसे होते हैं, कुछ सब्सटेंस के एटम्स जिनमें 3 ऑर्बिट्स होते हैं, कुछ में 4 भी होते हैं। ठीक है, ऐसा होता है। हमने यहाँ पे जो एग्जांपल्स लिया है इसमें 3 ऑर्बिट्स है। कितने ऑर्बिट्स है, 3 ऑर्बिट्स। सो फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, उसके बाद सेकंड जो ऑर्बिट रहता है उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ठीक है, सेकंड ऑर्बिट में भी इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। अब थर्ड ऑर्बिट है उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। वो डिपेंड होता है एटम किस सब्सटेंस का है और उस पर डिपेंड होता है इलेक्ट्रॉन्स कितने रहते हैं। लेकिन कोई भी एटम हो, किसी भी सब्सटेंस का एटम हो, ये तो कॉमन होने वाला है कि सेंटर पे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे और उसके अराउंड जो ऑर्बिट्स होंगे उन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते हैं, उन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते हैं। अब देखो, सो क्या होता है एक्चुअली, जब तक ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे, सपोज मेरे पास एक एल्यूमिनियम की वायर है,
मेरे पास ऐसी एक एल्यूमिनियम की वायर है और उस एल्यूमिनियम का एक एटम है। अब एक एटम तो इतना बड़ा नहीं रहता, हमने स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने के लिए ड्रॉ किया है। ऐसे अनकाउंटेबल एटम्स होने वाले हैं। मेरे पास जो एल्यूमिनियम का वायर है उसमें ऐसे अनकाउंटेबल एटम्स होने वाले हैं। उन सभी एटम्स में ये स्ट्रक्चर कॉमन होने वाला है। ठीक है, अब देख लो, जब तक ये इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स यहां पे है, उस एटम में है, तब तक वो फ्री नहीं होते हैं। मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते हैं, लेकिन एक एटम का इलेक्ट्रॉन उसकी जगह छोड़कर दूसरे एटम के भीतर चला नहीं जाता है। सो बेसिकली होता क्या है, देखो, जो सबसे बाहर का ऑर्बिट होता है, सबसे बाहर का, वो सेकंड हो या थर्ड हो, वो डिपेंड होता है एटम पे। उस बाहर वाले ऑर्बिट को हम आउटर मोस्ट ऑर्बिट कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? आउटर मोस्ट ऑर्बिट कहते हैं। अब देखो, इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व हो रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड, उन पे निगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व हो रहे हैं उन पे निगेटिव चार्ज होता है, और जो प्रोटॉन्स यहां पे है न्यूक्लियस में, उन पे होता है पॉजिटिव चार्ज। उन पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन का निगेटिव चार्ज, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन वाला फोर्स होता है। उस अट्रैक्शन वाले फोर्स की वजह से ही इलेक्ट्रॉन्स क्या होते रहते हैं? उनकी ऑर्बिट्स में रिवॉल्व होते रहते हैं। अब देखो, जो फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के नजदीक है। सो इन फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स जो है, उन पे लगने वाला जो अट्रैक्शन का फोर्स रहता है उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। सो इस फर्स्ट ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन्स पे न्यूक्लियस का फोर्स ज्यादा लगता है, यानी कि अट्रैक्शन स्ट्रांग होता है। अब थोड़ा दूसरे ऑर्बिट पे जाते हैं। सो दूसरे ऑर्बिट वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पहले के कंपैरिजन में न्यूक्लियस से थोड़ा दूरी बना के है। सो इसी वजह से वो जो अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन के बीच का, वो भी थोड़ा लूज होता जाता है। और जब हम आउटर मोस्ट ऑर्बिट का सोचेंगे, जो सबसे बाहरी वाला ऑर्बिट होता है, उस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच का जो अट्रैक्शन होता है वो अंदर वाले ऑर्बिट के कंपैरिजन में थोड़ा लूज होता है, वीक होता है। क्या समझे? देखो, जो सबसे बाहर वाला ऑर्बिट होता है उसे हम आउटर मोस्ट ऑर्बिट कहते हैं। उस आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उस आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनकी जो बॉन्डिंग होती है न्यूक्लियस के साथ, वो थोड़ी लूज होती है, वीक होती है, यानी कि फोर्स थोड़ा कम होता है इन ऑर्बिट्स के कंपैरिजन में। सो अब देखो, मेटल्स में तो ये फोर्स और भी लूज होता है। इसका मतलब क्या हुआ? जो एल्यूमिनियम, कॉपर जैसे मेटल्स है, उनके जो एटम्स होते हैं, उन एटम्स के जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या समझ लो बात? जो मेटल्स होते हैं, जो मेटल्स होते हैं लाइक एल्यूमिनियम, कॉपर एक्सेट्रा, इन मेटल्स में जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है, इस आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो न्यूक्लियस के साथ लूजली बाउंडेड रहते हैं। ठीक है, मतलब न्यूक्लियस के साथ इनकी जो बॉन्डिंग होती है वो लूज होती है, और ये बॉन्डिंग लूज होने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स है यहां से फ्री हो सकते हैं, निकल सकते हैं। अब देख लो, इलेक्ट्रॉन्स फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व क्यों कर रहे थे? इलेक्ट्रॉन्स फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे थे क्योंकि उनके और प्रोटॉन के बीच में एक अट्रैक्शन का फोर्स था। लेकिन एल्यूमिनियम, कॉपर जैसे मेटल्स की कंडीशन में आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स के इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच की जो बॉन्डिंग होती है, वो लूज होती है, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है यहां से बाहर निकल सकते हैं इजीली। उन्हें हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब इसे रब करता हूं मैं। अब देख लो, क्या एक बात हमारे समझ में आ गई? जो मेटल्स होने वाले हैं उनमें अनकाउंटेबल, देखो कोई भी चीज बनी है तो उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एटम। ओके, सो एटम का स्ट्रक्चर अभी हमने पढ़ा, ऑलरेडी हमने 8th स्टैंडर्ड में उसे पढ़ा था। अब देखो, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल के,
जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल में, वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन इजीली उसके ऑर्बिट से बाहर निकल के आ सकते हैं, क्योंकि उनकी न्यूक्लियस के साथ जो बॉन्डिंग होती है वो लूज होती है, वीक होती है। अब देख लो, ऐसे अनकाउंटेबल एटम इस वायर में होने वाले हैं, और एक एटम से अगर एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, एक एटम से अगर एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, तो लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास रहेंगे, जिन्हें हम कहेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सो ऐसे लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल्स में एक्चुअली प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये जो मैंने पॉइंट्स यहाँ पे दिखाए हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ये क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। लेट्स सपोज ये है एल्यूमिनियम, ये क्या है? एल्यूमिनियम। और इस पे मैंने यहाँ पे जो डॉट्स दिखाए हैं, दैट रिप्रेजेंट्स दी फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये जो डॉट्स यहाँ पे है वो रिप्रेजेंट करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स को। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहां से आ गए, फिर से देख लो। सो एटम का स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, उसके सराउंडिंग में जो ऑर्बिट्स होते हैं, उस ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स क्या करते रहते हैं? रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं क्योंकि उनके और प्रोटॉन के बीच में एक अट्रैक्शन वाला फोर्स रहता है, उनकी बॉन्डिंग रहती है। लेकिन जो कंडक्टर्स होते हैं, उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कंडक्टर्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स की उस प्रोटॉन्स के साथ वाली जो बॉन्डिंग होती है वो लूज होती है, और इसी वजह से वो इलेक्ट्रॉन उस एटम से बाहर निकल के आता है, उसे हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। सो ऐसे लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अनकाउंटेबल फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर्स में अवेलेबल होते हैं, और इन इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज होता है हमें पता है वो होता है निगेटिव चार्ज। इन इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज होता है वो चार्ज होता है निगेटिव चार्ज। अब देख लो, मैंने पहले ही आपको बताया है, फ्लो ऑफ चार्ज, करंट फ्लो होता है, यानी कि क्या फ्लो हो रहा है? चार्ज फ्लो हो रहा है। सो अब देख लो, यानी कि मेरे पास एक एल्यूमिनियम की वायर है, तो मैं ऐसे कह सकता हूं क्या कि उसमें से करंट फ्लो हो रहा है? नहीं। क्यों नहीं कह सकता, उसे भी हम देखेंगे। अब देखो, ये जो लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, वो एक्चुअली रैंडम मोशन में होते हैं, इनका अभी कोई भी फ्लो नहीं हो रहा है। इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट तो है और वो फ्री भी है। वो क्या है? फ्री है। देख लो, जब तक इलेक्ट्रॉन एटम के ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है, तब तक उसे हम फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं कह सकते। जो इलेक्ट्रॉन उस आउटर मोस्ट ऑर्बिट से निकलकर बाहर आया है, उसे हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और वही फ्री इलेक्ट्रॉन ही रिक्वायर्ड होता है फॉर द फ्लो। अगर चार्ज का फ्लो होना है, एक जगह से चार्ज दूसरे जगह तक जाना चाहिए, उसका फ्लो होना चाहिए, तो उस चार्ज का फ्लो होने के लिए पहले तो चार्ज कैसा होना चाहिए? फ्री टू मूव। उसका मूवमेंट होने के लिए वो फ्री होना चाहिए। और ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल्स में, एल्यूमिनियम, कॉपर, ऐसे मेटल्स में प्रेजेंट होते हैं। वो कहां से आते हैं? उनके एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट से निकल कर आते हैं, और वो वही उस मेटल में ही प्रेजेंट रहेंगे। बाहर निकल के आएंगे, यानी कि उस मटेरियल से बाहर नहीं आने वाले, सिर्फ उसके एटम्स होते हैं, उस एटम से बाहर निकलकर उसी मेटल में क्या होने वाले हैं? रैंडमली मूव होने वाले हैं। अब देख लो, सिर्फ इलेक्ट्रॉन फ्री होना, इतना ही करंट फ्लो होने के लिए काफी नहीं होता है। इतना ही सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होना, इतना ही करंट फ्लो होने के लिए काफी नहीं होता है। लेकिन ये फर्स्ट कंडीशन है, दैट इज द अवेलेबिलिटी ऑफ, क्या है फर्स्ट कंडीशन? अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री चार्जेस। यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, चार्ज फ्री कंडीशन में अवेलेबल होना चाहिए, तभी वो एक जगह से दूसरी जगह तक क्या हो सकता है? उसका फ्लो हो सकता है। अब मेरे पास एक कॉपर की वायर है, लेकिन उसमें से करंट फ्लो हो रहा है, ऐसा मैं नहीं कह सकता जब तक उसे मैं बैटरी, सेल या दूसरा कोई इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई नहीं देता। अब फ्री इलेक्ट्रॉन तो उस वायर में ही प्रेजेंट है, फ्री इलेक्ट्रॉन तो उस वायर में ही प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी उसमें से करंट नहीं फ्लो हो रहा है। उसका रीजन देख लो, मैं उसे थोड़ा, उसका क्रॉस सेक्शन थोड़ा बड़ा निकालता हूं। सो ऐसे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन करंट फ्लो होने के लिए,
करंट फ्लो होने के लिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे दिखाए हैं, ये इलेक्ट्रॉन सभी के सभी किसी तो एक डायरेक्शन में फ्लो होने चाहिए। क्या होने चाहिए? किसी तो एक डायरेक्शन में इनका फ्लो होना चाहिए। अब होता क्या है, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये ऐसे रैंडम मोशन में होते हैं। रैंडम मोशन मतलब कोई किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है, उनकी डायरेक्शन फिक्स नहीं है और उनकी स्पीड भी फिक्स नहीं है। सो देख लो, ऐसे अनकाउंटेबल इलेक्ट्रॉन्स होने वाले, एक यहां जा रहा है, दूसरा इधर जा रहा है, तीसरा उधर जा रहा है। ऐसी जो मोशन होती है इसे हम रैंडम मोशन कहते हैं। देखो, पहली कंडीशन तो हमारी है यहाँ पे कि हमारे पास फ्री चार्जेस अवेलेबल है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, यानी कि फ्री चार्जेस अवेलेबल है। लेकिन इन फ्री चार्जेस की अभी जो मोशन है वो मोशन है रैंडम मोशन। कैसी है? रैंडम मोशन। मतलब इस रैंडम मोशन को हम इलेक्ट्रिक करंट या करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं कह सकते। सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन का अवेलेबल होना काफी नहीं है, क्योंकि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स उस मेटल में अवेलेबल होने वाले हैं उनकी मोशन रैंडम मोशन होने वाली है, यानी कि उनकी मोशन की कोई भी फिक्स डायरेक्शन नहीं होने वाली है। कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं, कुछ इधर जा रहे हैं, सो उनकी डायरेक्शन फिक्स नहीं है। पहली तो कंडीशन है ही कि अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। अब देखो, यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर करते हैं। जो प्लास्टिक, वुड, ग्लास ऐसे मटेरियल्स होते हैं उनमें ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही अवेलेबल नहीं होते हैं, तो आगे का कुछ डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इसीलिए उनको इंसुलेटर्स या बैड कंडक्टर्स कहते हैं, क्योंकि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होने की वजह से उनमें से करंट फ्लो नहीं होता है। क्योंकि करंट फ्लो के लिए फर्स्ट कंडीशन जो सेटिस्फाई होनी चाहिए वो है अवेलेबिलिटी ऑफ द फ्री चार्जेस। ओके, ऐसे फ्री चार्जेस कहाँ पे अवेलेबल होते हैं? मेटल में अवेलेबल होते हैं। और वो कैसे अवेलेबल होते हैं उसका भी हमने डिस्कशन एटम के स्ट्रक्चर के साथ किया है। अब दूसरा देखेंगे। मेरे पास एक वायर है, अब मैं सीधी सीधी वायर निकालता हूं। मेरे पास एक वायर है AB और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, लेकिन अब हमें पता है इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उनकी मोशन रैंडम मोशन है, यानी कि उनको किसी तो एक डायरेक्शन में फ्लो होने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो एनर्जी इनको नहीं मिल रही है। अब देखो, इनमें एक टर्म होती है दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या होता है? एक टर्म हमें पहले डिस्कस करनी चाहिए, दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या उसे हम इलेक्ट्रिक लेवल कहते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि इलेक्ट्रिक लेवल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि इलेक्ट्रिक लेवल। अब देख लो, हमें पता है जैसे कि वाटर हाई लेवल से लो लेवल तक फ्लो होता है, सेम लेवल के बीच वाटर फ्लो होता है क्या? नहीं होता है। यानी कि वाटर का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक नेचुरली फ्लो होने के लिए लेवल का डिफरेंस चाहिए। मतलब एक पॉइंट हाई लेवल पे चाहिए, एक पॉइंट लो लेवल पे चाहिए, लेवल का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, वैसे ही हीट का फ्लो होने के लिए टेम्परेचर का डिफरेंस होना चाहिए। उसी कंडीशन को याद रखते हुए देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होने के लिए, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। चार्ज का फ्लो होने के लिए क्या होना चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब देखो, जैसे वाटर का फ्लो होने के लिए लेवल का डिफरेंस होता है, हीट का फ्लो होने के लिए टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, वैसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। अभी मेरे पास एक कंडक्टर है, कॉपर की वायर है, उसके दो एंड्स है, एक A और दूसरा B। अब इसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है जब तक आप उसे कोई बैटरी या सेल के साथ कनेक्ट नहीं करते। ऐसा क्यों होता है? देख लो, जब तक आप इसे बैटरी या सेल को कनेक्ट नहीं करते, इन दोनों भी पॉइंट्स के इलेक्ट्रिक लेवल सेम होते हैं। A पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक लेवल होगा वही इलेक्ट्रिक लेवल B पॉइंट का होगा। जब दोनों पॉइंट के इलेक्ट्रिक लेवल सेम होते हैं मतलब उन दोनों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम है। किसी भी पॉइंट की जो इलेक्ट्रिक लेवल होती है, जो डिसाइड करती है चार्ज कहां से कहां तक फ्लो होगा, किसी भी पॉइंट की जो इलेक्ट्रिक लेवल होती है, जो डिसाइड करती है इलेक्ट्रिक चार्ज कहां से कहां तक फ्लो होने वाला है, उस इलेक्ट्रिक लेवल को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। जब तक इस कंडक्टर को या वायर को हम कोई बैटरी या सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट नहीं करते, तब तक दोनों पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होता है, और जब तक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होता है करंट फ्लो नहीं हो सकता।
क्योंकि करंट फ्लो होने के लिए इन दो पॉइंट का पोटेंशियल अलग अलग होना चाहिए, यानी कि कोई तो एक पॉइंट हाई पोटेंशियल होना चाहिए और कोई तो एक पॉइंट लो पोटेंशियल होना चाहिए। जब तक दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा तब तक इनके बीच में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है वो वैसे ही रैंडम मोशन में रहेंगे, और जब तक वो इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में है वो कोई तो एक डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली फ्लो नहीं होने वाले हैं, तब तक उसे हम इलेक्ट्रिक करंट नहीं कह सकते। सो फर्स्ट कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई हुई है कि इस वायर ए बी में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, लेकिन अभी तक दोनों की इलेक्ट्रिक लेवल सेम होने की वजह से, दोनों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होने की वजह से उनमें से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं हो रहे हैं। अब क्या किया, मैंने इस ए एंड को बैटरी के या सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट किया। बैटरी और सेल का पॉजिटिव निगेटिव क्या होता है 8th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है। और दूसरा जो पॉइंट है बी, उसे मैंने निगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट किया है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो पहले जो दोनों पॉइंट्स ए और बी सेम पोटेंशियल को थे, मतलब दोनों की इलेक्ट्रिक लेवल सेम थी। अब जब मैंने ए को पॉजिटिव को कनेक्ट किया है, मतलब ए हो गया हाई पोटेंशियल पॉइंट और ए हो गया लो पोटेंशियल पॉइंट। ए हो गया हाई पोटेंशियल पॉइंट और ए हो गया लो पोटेंशियल पॉइंट, यानी कि यहां पे क्या हुआ है, देख लो यहां पे क्या हुआ है, वी हैव क्रिएटेड पोटेंशियल डिफरेंस। वी हैव क्रिएटेड पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब इन दोनों पॉइंट का पहले पोटेंशियल यानी कि इलेक्ट्रिक लेवल सेम थी। जब ए को आपने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट किया, बी को आपने बैटरी के निगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट किया, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है, एक हाई पोटेंशियल पे है और एक दूसरा लो पोटेंशियल पे। अब ऐसा करने के बाद इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन में थे वो सभी के सभी बी से ए की तरफ फ्लो होने स्टार्ट हो जाएंगे। बी से ए की तरफ फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, और इसका ही मतलब क्या हुआ है, वहां से इलेक्ट्रिक करंट यानी कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। ठीक है, सो देखो पहली कंडीशन हमारी क्या थी, ठीक है। सो इसीलिए बैटरी या सेल की या कोई भी इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स की वहां पे आवश्यकता होती है। अब देखो पहली कंडीशन क्या है करंट फ्लो होने के लिए, क्या होनी चाहिए, तो अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या होनी चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होनी चाहिए। और दूसरी वहां पे क्या क्रिएट होना चाहिए, वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होना चाहिए। और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए ही हम बैटरी और सेल या किसी और इलेक्ट्रिसिटी सोर्स का इस्तेमाल करते हैं। देखो जो दूसरे मटेरियल्स होते हैं लाइक ग्लास वुड, उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही अवेलेबल नहीं होते हैं, तो उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस का कोई डिस्कशन करना मायने नहीं रखता है। सो मेटल में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन बैटरी या सेल कनेक्ट करने से पहले वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन में होते हैं। क्या होते हैं, रैंडम मोशन में। और जब हम बैटरी कनेक्ट करते हैं तो उनके फ्लो के लिए एनर्जी मिलती है, यानी कि हमने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया है, और उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से वो उस वायर से फ्लो होना स्टार्ट करेंगे और उसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। सो इस पोटेंशियल डिफरेंस का डिटेल डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, सो हमने आज नया चैप्टर स्टार्ट किया है करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस कर रहे हैं जो एक्चुअली हमने 8th स्टैंडर्ड में डिस्कस किए थे। सो जो मेन कंसेप्ट हमारे पास अब आई है वो है पोटेंशियल डिफरेंस, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, और उससे रिलेटेड जो कंसेप्ट्स है इस चैप्टर के हम आने वाले लेक्चर्स में उसे डिस्कस करेंगे। सो आज का लेक्चर हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। अच्छे से पढ़ाई कर लो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।